डेयर यू टू डेथ के एपिसोड 4 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर हम जेड और कामिन को किस करते हुए देख रहे होते हैं और कामिन उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि अब मैं ठीक हूँ और रेस्ट करने जा रहा हूँ। उसके बाद दोनों अपने अपने रूम में होते हैं, लेकिन इस किस के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे होते हैं, ना ही कामिन और ना ही जेड। फिर अगले दिन हम जेड को देखते हैं जो फ्रिज में से कुछ खाने के लिए निकाल रहे होते हैं और उसी टाइम पे कामिन उनके सामने आ जाते हैं और उस टाइम पे जेड सिर्फ टॉल में होते हैं और कामिन को देखकर वो उन्हें साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर उसके बाद जब वो लोग टेबल पे बैठे होते हैं तो जे आता है ब्रेकफास्ट लेकर और वो जेड को वो वाली प्लेट ऑफर करता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रेड होती है और कामिन के लिए पूरा बढ़िया एकदम अच्छा ब्रेकफास्ट। और ये देखकर जेड पूछता है कि ये क्या है, तो जे बोलता है बस अपने घर में यही सब बचा हुआ है। और वहीं कामिन की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि अब आप कैसे हैं, पहले से ठीक है आपकी चोट। जिस पे वापस से जेड बोलता है कि अच्छा तो अभी जो 2 दिन 3 दिन पहले आया हुआ मेहमान है उससे अब तुम ज्यादा क्लोज हो गए हो और अपने भाई को भूल गए। उसके बाद जे कामिन की तरफ घूम के कहता है कि अच्छा ये बताइए कि आप यूएस से यहाँ क्यों आए। जिस पर कामिन बता रहे होते हैं कि मेरे पापा की डेथ हो गई और मॉम मेरे रिटायर होना चाहती थी और इसलिए हम वहाँ का बिजनेस सेल करके यहाँ थाईलैंड आ गए। तो जे फिर पूछता है और आपका पार्टनर, तो वो बोलते हैं नहीं मेरा कोई पार्टनर है नहीं अभी। और तभी बीच में जेड रोकते हुए बोलता है कि अरे तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो जे, क्या तुम इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हो। तो जे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कॉप लोग की लाइफ होती कैसी है। अब तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ काम ही काम है, आज तक कभी किसी को डेट किया है तुमने। तो जेड बोलता है अरे बस करो चुपचाप खाना खाओ और ये बताओ आज का क्या प्लान है तुम्हारा। तो जे बोलता है वही नॉर्मल, मैं कॉलेज जाऊंगा। तो जेड मना करता है, कहता नहीं आज तुम हमारे साथ चलोगे। फिर उसके बाद हम उन तीनों को स्टेशन पे देखते हैं जहाँ पर जे कहता है कि मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ और उसके बाद कामिन अपने केबिन की तरफ जा रहा होता है तो जेड उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि हमें कल के बारे में बात करनी चाहिए। जिस पर कामिन उसे बोलता है कि अगर तुम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो तो काम करने को रहने दो और वहाँ से चला जाता है। इधर शेरीन बेल को बार बार कॉल कर रही होती है पर वो नहीं उठाती है, जिसके बाद वो जे को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या बेल तुम्हारे साथ है। तो वो बोलता है नहीं, तुमने ऐसा क्यों बोला। तो वो बोलती है कि क्योंकि तुम भी नहीं आया प्रेजेंटेशन के लिए और वो भी नहीं आई है। तो बोलता है वो तो इसलिए क्योंकि मैं अपने भाई के साथ हूँ। जिस पे वो वापस से बोलती है पर बेल मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, क्या तुम्हें लगता है उसे कुछ हो गया है। जिस पे जे तुरंत फ़ोन कट करता है और वापस से कामिन को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बेल खतरे में है। और ये भी बताता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हम लोग इतना ज़्यादा कॉल कर रहे हैं पर वो कॉल नहीं उठा रही है और ना ही कॉलेज आई है। और ये सब सुनने के बाद कामिन तुरंत एक्शन लेते हैं, वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहती है। और उसके बाद वो जेड और जे तीनों बेल के घर पहुंचते हैं और वहाँ पे बाहर उनको वो ऑफिसर मिलते हैं जिसको कामिन ने अलॉट किया था। उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि रात से यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं यहीं पे था। उसके बाद जेड जे को रोकते हैं कि तुम यहीं रुको और हम लोग ऊपर जाके चेक करते हैं। उसके बाद जेड और कामिन उस ऑफिसर के साथ शिरीन जहाँ रहती थी उस फ्लोर पे पहुंचते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो ओनर होती हैं वो की कार्ड लेकर आई होती हैं और उन्हें बताती हैं कि ये रूम है। जिसका कामिन कार्ड लेते हैं और रूम के अंदर एंटर होते हैं और वो लोग जैसे ही वहाँ पे एंटर होते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ से स्मेल आ रही होती है। और फिर उसके बाद जब वो लोग वॉशरूम की तरफ जाते हैं और वॉशरूम खोल के देखते हैं तो बाथ टब में बेल की बॉडी पड़ी होती है। और ये देखने के बाद कामिन तुरंत ऑफिसर को बोलते हैं कि आप फॉरेंसिक्स को यहाँ बुला लीजिए। उसके बाद फॉरेंसिक टीम्स आती है और वो सैंपल्स ले रही होती है, फोटोज ले रही होती है, अपना काम कर रही होती है। और उसके बाद वो लोग बताते हैं कि ना ही यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट मिली है, ना ही कोई फुटप्रिंट मिला है। यहाँ तक कि ये भी नहीं साबित हो सकता है कि यहाँ पे बेल के अलावा कोई और था भी। अब ये सारी बात सुनकर कामिन कुछ सोच रहे होते हैं, तभी वहाँ पर टैंकुन आते हैं और उनको बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ आप ये मास्क पहन लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये जो स्मेल है इससे आपको कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। और उसके बाद टैंकुन उनके हाथ में मास्क रख कर वहाँ से चले जाते हैं अपनी टीम के साथ। और इधर हम देखते हैं कि जेड कुछ बहुत ज़्यादा बारीकी से एग्जामिन कर रहे होते हैं और फिर उनको खांसी आ रही होती है। तो कामिन उनको मास्क देते हुए कहते हैं कि इसको पहन लीजिए। अब ये देखकर जेड कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए परेशान हो रहे हैं या मेरी चिंता करते हैं तो आप सीधे बोलिए ना। जिस पे कामिन बताते हैं कि देखो ये क्राइम सीन है और यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से सब्सटेंस हैं, तो इसलिए तुम सेफ्टी के लिए पहन लो। जिस पे जेड कहते हैं हाँ हाँ मैं पहन लूंगा, लेकिन बस आप एक बार कह दीजिए कि आपको मेरी चिंता है। तो कामिन उनका गला पकड़ते हैं और ज़बरदस्ती उनको मास्क पहना देते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं जे को जो नीचे खड़ा होता है और उसके सामने ही ऑफिसर जो है वो बेल की बॉडी लेके जा रहे होते हैं। और उसके बाद फिर जेड और कामिन नीचे आते हैं और जे की तरफ देखते हुए कामिन जेड से बोलते हैं कि अपने भाई से अच्छे से बात करो।
लेकिन जैसे ही जेड जे के पास पहुंचते हैं, जे इतना ज़्यादा भड़कने लगते हैं, उनके ऊपर बहुत चिल्ला रहे होते हैं। जेड बस उनको हक कर लेते हैं और कामिन जे के पास आते हैं और कहते हैं कि जे, तुम मुझे बताओ कि क्या बेल और शीरीन में कोई दुश्मनी थी, कोई दिक्कत थी? तो जे बोलता है नहीं, वो दोनों बहुत क्लोज थे, यहाँ तक कि सिर्फ इकलौती शीरीन ही है जिसके पास बेल के रूम की चाबी थी। फिर स्टेशन में हम जेड और कामिन को देखते हैं, जो शीरीन को इंटरोगेट कर रहे होते हैं और बेल के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो वो बताती है कि बेल जैसी भी थी, पर स्टडीज़ को लेकर बहुत सीरियस थी, और इसके अलावा वो बिना मतलब की लड़ाइयों में अक्सर फंस जाती थी। फिर जे से भी पूछताछ कर रहे होते हैं और वो बताता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि बेल ने हमें बोला कि हम लोग कार में रुकते हैं सारी लाइट्स ऑफ करके, और उसके बाद एक दूसरी लड़की आई और बेल ने उसके चेहरे पे अटैक कर दिया था। अब ये सुनने के बाद जेड कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? उसके ऊपर भी चार्जेस लगेंगे और तुम्हारे ऊपर भी, क्योंकि तुमने उसका साथ दिया है। तो जे बोलता है मुझे पता है, लेकिन उस टाइम पे हमें नहीं समझ आया क्योंकि हम नहीं जानते थे कि बेल ऐसा कुछ कर देगी। वापस से शिरीन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो बता रही होती है कि कल उसने कई बार मुझे मैसेज किया था, पर मुझे नहीं पता था कि क्या बात है, और आज जब मैंने कॉल की तो उसने नहीं उठाया। फिर वो रोते हुए बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, और अपना फ़ोन निकाल के ये भी दिखाती है, मतलब कॉल लॉग दिखा रही होती है। अब इसके बाद हम वापस से जेड और कामिन को देखते हैं, जो सीसीटीवी वगैरह चेक कर रहे होते हैं, और ऑफिसर बताती हैं कि 1-2 बजे के आसपास सारे सीसीटीवी और सारी चीज़ें वर्क करना बंद कर दी थी। तभी जेड नीचे देखते हैं कि एक कार पार्क है, और उसके बाद वो अपने ऑफिसर को बोलते हैं कि इस कार में जो डैश कैम लगा है उसकी फुटेज मंगाओ। फिर थोड़ी देर के बाद जब पाए फुटेज अरेंज कर लेती हैं, उसके बाद वो लोग मिलकर देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, और उसका जब वो लोग जूम करते हैं तो पाए उसका फेस देखते हुए कहती है इसने कुछ तो पहना है। तो कामिन ध्यान से देखते हुए कहते हैं शायद ये ग्लासेस हैं। फिर थोड़े टाइम बाद कामिन को उनके केबिन में जाते हुए देखते हैं, और पीछे पीछे जेड भी जा रहे होते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? तो जेड बोलते हैं क्या इंस्पेक्टर, आप थोड़ी तो तारीफ कर दीजिए मेरी, इतनी इंपॉर्टेंट लीड दी है मैंने। तो कामिन कहते हैं क्या तुम 3 साल के छोटे से बच्चे हो जो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए? लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और जेड का चीन से पकड़ कर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिस पे जेड उन्हें कहते हैं कि मैं कोई डॉग थोड़ी ना हूँ, और मैं सच बताऊँ तो मैं आपसे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहता था। मुझे तो बस ये लगा था कि शायद अब आप मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, आप भी बिना मुझसे लड़े रह नहीं सकते हैं। और ऐसे फ्लर्ट करते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं और कामिन पीछे हटते जाते हैं। उसके बाद कामिन डेस्क पे ही बैठ जाते हैं। तो जीर उनके और ज़्यादा करीब आकर कहते हैं कि सुनिए, अभी थोड़ा तो इंतज़ार करिए आप। और उसके बाद हम उन दोनों को डॉक्टर टैंकुन के पास देखते हैं, जो इस टाइम पे बेल की बॉडी एग्जामिन कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं किस तरह से इस केसेस पार्ट पे इस तरह के ड्रग्स और ये सारी चीज़ें मिली हैं, और इस वजह से इसकी बॉडी का ये हाल हुआ है, जैसे कहीं कहीं पे ग्रे है, कहीं कहीं पे ब्लैक है। अब इन सब के बाद कामिन बोल रहे होते हैं कि लेकिन इतना सारा वो लिक्विड आया कहाँ से? जिस पे जेड कुछ सोचते हुए कहते हैं मेरे हिसाब से ब्लैक मार्केट से। तो कामिन बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी ये किया है उसको केमिस्ट्री की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। आगे डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने बॉडी से कुछ टिश्यूज़ लिए हैं और उसको आगे एग्जामिन करने के लिए भेज दिया है, और उसका जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो क्या उसके लिए मुझे आपका नंबर मिल सकता है? तो कामिन बोलते हैं लेकिन आपके पास मेरा ईमेल है ना? जिस पर डॉक्टर बोलते हैं लेकिन ईमेल उतना फास्ट थोड़ी ना होता है। और तभी जेड जो है डॉक्टर का फ़ोन ले लेते हैं और अपना नंबर सेव करके दे देते हैं। कहते हैं कि कुछ भी हो ना तो मेरे को कॉल कर लेना। दूसरी तरफ हम जे को देखते हैं, जो अपने सोफे पे बैठा होता है और बाकी सबके कमेंट्स पढ़ रहा होता है। आखिर पुलिस क्या ही कर रही है, एक और इंसान चला गया। फिर ग्रुप में टोंकला का मैसेज आता है, जो बेल की मैरिज सेरेमनी के लिए इनवाइट कर रहा होता है बाकी सभी लोगों को। फिर जेड और कामिन घर आ जाते हैं, और वहाँ भी कामिन जेड को रोकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर टैंकुन से, और तुम जब से उससे मिले हो तब से इसी तरह से मुंह बना के घूम रहे हो। तो जेड बोलते हैं कि ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम से तो आप भाग रहे हैं। अब आप बताइए कि आपका क्या इरादा था, किस करके भाग जाने का? जिस पे कामिन कहता है अरे धीरे बोलो, तुम्हारे अलावा घर में जे भी रहता है। और आगे वो बोलने जा ही रहे होते हैं, लेकिन जेड उनको बीच में रोकते ही कहते हैं कि देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है मिस्टर कामिन, आप सीधे सीधे बोलिए। हमने बस एक बार किस ही किया है, अगर आपको कुछ फील होता है नहीं होता है आप मुझे बोल सकते हैं। तो कामिन बोलते हैं कि क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, अभी तुम्हें पता है ना कि केस किस तरह से किस मोड़ पे जा रहा है। तो जेड बोलते हैं देखिए, मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ, आप दोनों ही चीज़ों पे अच्छे से सोच लीजिए। एक ये कि हमने किस क्यों किया, क्या हमारे बीच कुछ है। दूसरा, क्या आप हमारे साथ इस घर में रहना चाहते हैं या नहीं। अब उसके अगले दिन हम बाकी सभी लोगों को मंदिर में देखते हैं,
बेल के लिए प्रार्थना करते हुए। और बाहर जेड और कामिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि ज़्यादा लोग तो आए नहीं। जिस पे जेड बोलते हैं कि जैसी इसकी हरकतें थी, मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी। तो आगे कामिन पूछते हैं कि प्यूफाई और तार की सेरेमनी, जिस पे जेड बताते हैं कि उनकी फैमिली ने करी। फिर जाने के टाइम पे सभी लोग टोंकला को एनवेलप दे रहे होते हैं और उसमें से वो पैसे देख रहा होता है, तभी उसके पास शिरीन आती है और उसको बोल रही होती है कि ऐसे टाइम पे भी तुम्हें पैसों की पड़ी है। तो वो बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है। फिर आगे वो बोलती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे बचाओगे, जिस पे वो बोलता है कि मैंने ही तुम्हें बचाया है, अगर आज मैं नहीं होता तो बेल की जगह तुम्हारी सेरेमनी हो रही होती। उसके बाद वो उसे डेयर वाला कार्ड दिखाता है जिसपे शिरीन और बेल का नाम था और उसमें से उसने बेल के नाम को चूज किया था। और आगे वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि देखो शिरीन, तुम्हें बचाने के लिए मुझे किसी एमपी का बेटा होना ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे भी बचा सकता हूँ। इधर जेड और कामिन ये सारी चीज़ें सीसीटीवी के थ्रू देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं और आपस में बात भी कर रहे होते हैं कि इसका मतलब ये है कि टोंकला को ही डेयर का लेटर मिला था जो उसने हमसे छुपाया और उसकी वजह से ही बेल की डेथ हुई है। इसके अलावा शेरिन भी हमसे कुछ छुपा रही है। और उसके बाद जेड और कामिन पहुंच जाते हैं टोंकला के गराज पे और एक और ऑफिसर होते हैं और तीनों मिलकर टोंकला को पकड़ते हैं। और वो ऑफिसर बताते हैं कि हमें इसके कैबिनेट से एक फ्लैश ड्राइव मिली है। कामिन आराम से टोंकला से पूछते हैं कि इस फ्लैश ड्राइव में क्या है। तो वो उनको परेशान कर देगा था, अगर तुम्हें जानना है तो खुद ही देख लो ना, खुद ही पता कर लो पासवर्ड। तो कामिन कहते हैं कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी तुरंत बताने की, वैसे भी अब तुम लंबे टाइम तक हमारे साथ रहोगे। फिर उसका दो ऑफिसर को इशारा करते हैं और ऑफिसर उनको लेके जाते हैं। अब उसके बाद जेड जो है वो टोंकला का बैग चेक कर रहे होते हैं और उसमें से उन्हें मिलता है वो डेयर वाला लेटर। अब उसके बाद जब ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो कामिन की नज़र एक कार पर पड़ती है जो उनको कुछ देखी देखी भी लग रही होती है। और दूसरी बात, उस सीट पे जो कोट रखा होता है वो इसी एवेंजर्स वाले बच्चों के कॉलेज का होता है। अब उसके बाद जब ये लोग वापस स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर टैंकुन पहले से ही रहते हैं और वो कामिन को देखते हुए कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि आप लोग आएंगे तो सब थके हुए आएंगे, तो मैं आप लोग के लिए ना स्नैक्स लेके आया हूँ। और कामिन जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं जेब टैंकुन के हाथ से वो सारे स्नैक्स ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग केबिन के अंदर बैठे होते हैं तो डॉक्टर एक छोटा सा पाई निकाल कर प्लेट में कामिन को दे रहे होते हैं। और कामिन खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी जेड उनके आगे से वो निकाल कर एक ही बार में खा जाते हैं। और ये देखकर डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं और भी लेके आए हूँ। फिर वो वापस से दूसरा निकाल के रखते हैं और इस बार भी जेड वापस से तुरंत खा जाते हैं एक ही बार में। अब ये देखने के बाद कामिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलिए अब हम आगे केस डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये जैसा केस आया है स्टूडेंट का और जिस तरह की चीज़ें इन लोगों पे यूज़ हुई हैं, इस केस के पहले ठीक ऐसा ही केस और भी आया था मेरे पास। तो कामिन पूछते हैं आपको क्या लगता है कि किलर सेम है। तो बोलते हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि किलर सेम है, पर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हो सकता है कि वो डीलर सेम हो। तो कामिन बोलते हैं कि आपने इतनी हेल्प करी हमारी, उसके लिए थैंक यू। तो डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं आपका, जैसे वो इतना बोल ही रहे होते हैं कि वापस से जेड बीच में टपक पड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं अभी हमको बहुत लेट हो रहा है, हम चलते हैं। और वो कामिन का हाथ पकड़कर वहां से उनको बाहर खींच के ले जाते हैं। फिर बाहर अगर कामिन कहते हैं कि अरे ये तो बताओ हम जा कहाँ रहे हैं। अब इस टाइम पे जेड को कोई बहाना नहीं याद आ रहा होता तो वो कहते हैं कि अरे वो मैं आपको बाहर लेके चल रहा था ना, कि मतलब हम एक वो पेट्रोल कर लें, राउंड लगा लें। तो कामिन कहते हैं अच्छा, और वो भी इस टाइम। तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो जिस सोर्स की बात कर रहा था डॉक्टर, हम उसका पता कर लें। तो कामिन कहते हैं अच्छा अभी इसी टाइम। फिर आगे कामिन कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ भूल रहे हैं, हम टोंकला को लेके आए हैं, उसको कौन इंटरोगेट करेगा। तो इसलिए तुम और कैन जाकर सोर्स का पता लगाओ और मैं टोंकला को देखता हूँ। अब ये सुनने के बाद जेड जा ही रहे होते हैं कि कामिन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि सुनो ध्यान से जाना। तो जेड कहते हैं कि अगर आप मेरी परवाह करते हैं तो बोल क्यों नहीं देते। तो कामिन कहते हैं हाँ मैं परवाह करता हूँ तुम्हारी। और ये सुनने के बाद जेड तो एकदम जैसे इतना ब्लश कर रहे होते हैं और जाते जाते कहते हैं कि ठीक है मैं आपको घर पे मिलता हूँ। फिर जेड और केन उस बच्चे को वापस से पकड़ते हैं और उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, उसे पता करते हैं। और जेड उसको बोल रहे होते हैं कि तुम सीधे सीधे बताओ कि इन सब का सोर्स कहाँ है, कौन है जो इस तरह के ड्रग्स इस तरह से सप्लाई कर रहा है। पहले तो वो नहीं बता रहा होता है, लेकिन जब जेड थोड़ा सा सख्ती करते हैं तो वो बता देता है कि उस जगह का नाम वाइल्ड हंट है। उसके बाद केन को वो बोलते हैं कि इसको लेके जाओ और खुद वो ड्राइव करके जा रहे होते हैं कि तभी सामने से एक कार आती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ कामिन के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो उनको बोल रहा होता है कि मुझे लगता है अब तुम इसको एक सबक की तरह लोगे।
और वो कॉल काट देता है। उसके बाद कामिन अपना फ़ोन देखते हैं तो उसमें बहुत सारा जेड का कॉल आया रहता है, जिसके बाद वो जेड को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर वो कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जेड को देखते हैं और उनके पास एक वैन आकर रुकती है, उसमें से एक आदमी उतर कर आता है और वो जेड के कार के पास आता है। उसका दरवाज़ा खोलते हुए जेड से कहता है, मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रहे थे। मैं हूँ सॉन्जे। इधर कामिन केन के पास कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि जेड कहाँ है, जिसके बाद वो बताते हैं कि वो वाइल्ड हंट के पीछे गए हुए हैं। इधर सॉन्जे जेड को कार में से निकालता है और उनको मार रहा होता है, और वो भी उनके कार के सामने, यानी कि ये सारी चीज़ें जेड के कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो रही थी। इधर कामिन वापस से केन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जेड के पास एक बैकअप टीम जल्दी से जल्दी भेजो। और फिर बोनस सीन में हम एक रात पहले का टाइम देखते हैं, जहाँ पर कामिन काम कर रहे होते हैं और जेड रूम में आते हैं और बेड पे लेट जाते हैं। और उनको ऐसे देखकर कामिन कहते हैं कि अरे तुम इधर से उठो, ये मेरा बेड है। तो जेड कह रहे होते हैं, अरे मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर ऐसे रहने दीजिए। और उसके बाद वो कामिन को भी सजेस्ट करते हैं कि थक गए हैं, आप भी आराम करिए। तो कामिन कहते हैं, मैं थोड़ा सा और काम कर लूँ इस केस पे, मैं जल्दी जल्दी इस केस को ख़त्म करना चाहता हूँ। जिस पे जेड कहते हैं कि अगर आपको सोने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपके साथ आज सो सकता हूँ। और उसके बाद वो बेड पे से उठते हैं, ब्लैंकेट हटाते हैं और उनको ज़बरदस्ती बेड पे लेके आते हैं और लिटा देते हैं और ब्लैंकेट डाल देते हैं उनके ऊपर और कहते हैं सो जाइए, गुड नाइट। जिसके बाद कामिन कह रहे होते हैं कि तुमने तो कहा था तुम्हारे यहाँ होने से मैं जल्दी सो जाऊंगा। तो जेड उनको पकड़ते हैं और उसके बाद लोरी सुनाने की कोशिश करते हैं, पर कामिन दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। जिस पे जेड कहते हैं कि सो जाइए, आज सभी लोग सेफ हैं, किसी को कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और कामिन सिर्फ सर हिलाते हैं और सच में सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जेड 2-3 बार उन्हें बुलाते हैं, लेकिन कामिन कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो जेड उनको कडल करते हैं और वो भी सो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।